अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अपना एग्री प्रोडक्ट्स और अपना डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर फ्लोट करना चाहता है, मतलब बेचना चाहता है। वो हम सब की रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहा है। तो सोचो, अमेरिका का सपना है कि वो हिंदुस्तान का किसान बन जाए। कैसे किसान बनेगा वो? उसकी ये मंशा है कि आज मैं यहां पर प्रोडक्ट भेजूं और कम रेट पर डंपिंग पॉलिसी के तहत वो प्रोडक्ट भेजेगा। जैसे हमारे दूध को उत्पादन करने में हमको कहीं भी 70 रुपए 80 रुपए की लागत आ जाती है, ठीक है, वो यहां पर दूध भेज देगा 20 रुपए लीटर में, 15 रुपए लीटर में। तो आज कोई दूसरा व्यक्ति को दो ऑप्शन मिले कि एक तरफ 15 रुपए लीटर का दूध और एक तरफ 100 रुपए लीटर का दूध, तो कौन सा खरीदेगा? 15 वाला। तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, उसका दूध खरीदना चालू कर देंगे 15 रुपए लीटर में, 20 रुपए लीटर में। किसान बेच नहीं पाएगा 15 रुपए 20 रुपए में, क्योंकि उसकी तो बेचारे की लागत ही 50 रुपए 60 रुपए आ रही है, राइट। तो धीरे धीरे किसान क्या करेगा? गाय रखना बंद कर देगा, भैंसे रखना बंद कर देगा, दूध उत्पादन करना बंद कर देगा। ऐसा ही वो गेहूं के साथ करेगा कि आज हमको गेहूं की लागत आ जाती 2000-3000 रुपए कुंटल पैदा करने में, ठीक है, और वो फेंक देगा यहां पर आकर के 1000 रुपए कुंटल और 1500 रुपए कुंटल में गेहूं। तो लोग क्या करेंगे? 1500 रुपए कुंटल वाला गेहूं खरीद लेंगे। फिर हमारा गेहूं कौन क्या खरीदेगा? तो फिर क्या करेगा किसान? खेती करना बंद कर देगा, ऐसे ही फ्रूट उगाना बंद कर देगा, ऐसे ही सब्जी उगाना बंद कर देगा, और सब क्या बन जाएंगे? उस अमेरिकन कंपनी के नौकर बन जाएंगे। सब नौकरी करेंगे वहां पर, खेती किसानी छोड़ देंगे सब लोग। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो अपने दूध को चाहे 500 रुपए लीटर में भी बेचेगा तो हमको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे बिलबिलाएंगे दूध पीने के लिए। हमारे बच्चों को खाना चाहिए रहेगा, हमको खाना चाहिए रहेगा, हम उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, उसके ऊपर आश्रित हो जाएंगे। और फिर वो अपने गेहूं को 3000 की जगह 10,000 रुपए कुंटल में भी बेचेगा, तो हमको हमारी मजबूरी, हमको खरीदना पड़ेगा। तो जो किसानी का भविष्य वो अमेरिका देख पा रहा है, क्या वो भविष्य हम नहीं देख सकते? तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अकेले मोदी जी इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बेचारे लगे हुए हैं मोदी जी कि उनकी वो मंशा पूरी ना हो, और इसी वजह से वो, आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे ना कि उसने इतना टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ कर दिया, 100% टैरिफ कर दिया, 70% टैरिफ कर दिया। ये सब क्या है? ये सब हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए वो कर रहा है ये सब। तो खेती का इतना बड़ा भविष्य है। आप सोचो कि अभी जो एआई की दुनिया चल रही है, अभी सब समझते होंगे, थोड़ा बहुत तो एआई समझने लग गए होंगे, है ना। एआई की जो दुनिया चल रही है उसके अंदर क्या होने वाला है? अभी जो स्पेशलिस्ट जो बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अभी एआई जो है बहुत सारे लोगों की नौकरियां खा जाएगा, रोबोट काम करेंगे। और बड़े शहरों में होने लग गया है, रोबोट से डिलीवरियां हो रही है ड्रोन के थ्रू, है ना। रोबोट से रेस्टोरेंट उनके अंदर खाना परोसा जा रहा है, रोबोट से खाना बनाया भी जाएगा, रोबोट से ऑपरेशन भी किए जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, रोबोट से सब काम होने लग जाएंगे। कोई माइका लाल ऐसा रोबोट नहीं बना पाएगा कि जो खेती कर सके। क्योंकि रोबोट को इतनी समझ नहीं है कि वो पौधों से बात कर सके, ये केवल इंसान को ही समझ है। तो जरा सोचो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य कितना उज्जवल भविष्य है। हम पूरे वर्ल्ड को खाना देने वाले हैं। पूरा वर्ल्ड जो डिपेंड होने वाला है ना, वो हम हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंड होने वाला है। लेकिन कब? जब हम जागेंगे, हमारे किसान भाई जागेंगे, वो प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे। क्योंकि प्राकृतिक खेती से ही खेती संभव है, रासायनिक खेती से खेती संभव नहीं है। रासायनिक खेती में हमने 70 साल करके देख लिया, यूरिया डाल के देख लिया, डीएपी डाल के देख लिया, पोटाश डाल के देख लिया, जिंक डाल के देख लिया, मैग्नीशियम डाल के देख लिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल के देख लिए, कीटनाशक स्प्रे करके देख ली, विडिसाइड स्प्रे करके देख ली, फंगिसाइड स्प्रे करके देख ली, सब करके देख लिया। क्या हो रहा है? दिन पे दिन लागत बढ़ती जा रही, उत्पादन घटते जा रहा है। घट रहा कि नहीं घट रहा? हेलो, घट रहा? आपके आस पड़ोसी, आपके गांव के लोग, सबकी हालत यही दिख रही है ना। जो यूरिया पहले कभी 50 रुपए 100 रुपए बोरी में आता था, आज वो यूरिया कितने का हो गया? 350 रुपए का हो गया। क्या हमारे गेहूं के भाव इतने बढ़े? क्या हमारी सोयाबीन के भाव इतने बढ़े?
सोयाबीन 10 साल पहले भी 4,000 रुपए कुंटल बिक रही थी और आज भी 4,000 रुपए कुंटल ही बिक रही है, 5,000 रुपए कुंटल ही बिक रही है। लेकिन खाद के भाव 3-3 गुना हो गए पिछले 10 सालों के अंदर। और केवल भाव नहीं बढ़ रहे हैं, हमको क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ रही है। पहले आधी बोरी यूरिया के अंदर गेहूं पक जाते थे, पकता था काका, आज 3-3 बोरी 1 एकड़ में डालना पड़ रही है। कई लोग तो 3.5 और 4 पे भी आ गए, हरदा साइड में शायद। तो क्या हो रहा है? लागत बढ़ रही है, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर का डीजल बढ़ रहा है, ट्रैक्टर के हार्स पावर बढ़ाने पड़ रहे हैं, मशीनों का भाव बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रही है। केवल नहीं बढ़ रही है तो किसान की आमदनी, जबकि और किसान की आमदनी घट रही है। तो ये रासायनिक का मायाजाल है। हमको इस रासायनिक के मायाजाल से बाहर आना है और ये हमने पिछले 2 साल के अंदर प्रूव कर दिया है। धन्यवाद हमारे गुरुजी श्री ताराचंद बेल जी सर को, सचान सर को, है ना, हमारे जो डीकेसी सर है उनको, हमारे जो गोपाल सुतारिया जी उनको, आकाश चौरसिया जी उनको, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने हमको इतना अच्छा ज्ञान दिया और हमको प्राकृतिक खेती करना सिखाया। और वही प्राकृतिक खेती का परिणाम है कि जिस सीताफल के बगीचे में वो डॉक्टर साहब 2018 से लेकर के 2024 तक एक टोकनी सीताफल भी नहीं ले जा पाए थे, उसी 1 एकड़ के सीताफल में हमारे यशवंत भाई ने पिछले साल 2-4 महीने के अंदर 90 किलो सीताफल उत्पादित किया और इस साल उसी खेत के अंदर, उसी 1 एकड़ खेत के अंदर 9 कुंटल सीताफल उत्पादन किया। और 1 बोरी यूरिया नहीं डाला, 1 दाना यूरिया नहीं डाला। डाला क्या भाई? 1 बोरी भी डीएपी का नहीं डाला, 1 बोरी भी पोटाश का नहीं डाला, 1 भी स्प्रे इंडोसल्फान का नहीं करा या कोरोजन का नहीं करा। पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां दवाइयां आती, मेरे को तो नाम भी याद नहीं क्योंकि यूज ही नहीं करते। तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी खाद के खेती हुई कि नहीं हुई? और कितने गुना? 10 गुना। 90 किलो से 900 किलो, कितना हो गया? 10 गुना। और इस साल फिर इस बच्चे ने टारगेट लिया 50 कुंटल पैदा करने का। होगा भाई? हाँ, तेरे ब्याह पे मैं बोल रहा हूं स्टेज पे, बात खराब मत कर देना। हालांकि नहीं करी, पिछले साल मैंने 10 कुंटल बोला था, इसने 9 कुंटल लाके दे दिया। 1-8 कुंटल खराब भी हुआ है ना, हम उसको गिन ही नहीं रहे, जो बेचा वही गिन रहे हम तो, 9 कुंटल। ठीक है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि अगले साल इसके खेत में 50 कुंटल सीताफल निकलेगा और बिना किसी लागत के निकलेगा। इस साल तो चलो ठीक है, हमने 10 कुंटल वहां पर 10 ट्रॉली वो कंपोस्ट खाद भी डाला, ठीक है, कुछ जीवाणु भी डाले भर भर के, तब जाकर के ये उत्पादन निकला है। अब इसको अपना कंपोस्ट खाद की क्वांटिटी घटाना पड़ेगी, अब बढ़ाना नहीं पड़ेगी। इस साल इसको केवल उस सीताफल के खेत में 2 ट्राली कंपोस्ट खाद डालना है। कितना? तो पिछले साल कितना डाला था? 10 ट्राली। कितना? 10 ही डाला था ना, 10 ट्राली। इस साल कितना डालेंगे? 2 ट्राली। और देखना 2 ट्राली के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक में जितना यूरिया डालोगा उतनी पैदावार बढ़ेगी। जहां यूरिया कम करा कि पैदावार घटी। लेकिन हमारी प्राकृतिक दुनिया में ऐसा नहीं होता है। तो यह प्राकृतिक खेती से ही संभव हो पाएगा। हमारा हिंदुस्तान आज से 500 साल पहले पुरोहित राष्ट्र माना जाता था। पुरोहित किसको बोलते हैं? जो सबको खाना खिलाता है। हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया को खाना खिलाता था। पूरे दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसाले एक्सपोर्ट होते थे। ये आप इतिहास पढ़ो। ये तो पिछले 500 साल में जब से हमारे ऊपर गुलामी या शासन किया गया और हम लोग गुलाम हुए हैं, तब से हमारी स्थिति बदलना चालू हुई। और ये स्थिति बदलते बदलते हमारे देश जब आजाद हुआ 1947 के अंदर, तब तक ऐसी स्थिति पे ला करके हमारे देश को खड़ा कर दिया गया था कि वहां पर अगर हरित क्रांति नहीं लाते तो हम भूखे मर जाते और हमको उसी दिन लोगों पे आश्रित होना पड़ता, दूसरे देशों पे आश्रित होना पड़ता। तो उस वक्त की सरकार ने ये बहुत अच्छा किया कि हरित क्रांति लाए, यूरिया लाए, डीएपी लाए, सब दवाइयां लाए और हमारा उत्पादन बढ़ा। ये उस सोच से बढ़ा था, हमको भोजन देने की सोच से बढ़ा था। लेकिन उसके ड्रॉबैक अब हमको समझ में आने लगे पिछले 10-20 सालों में। इसके पहले तो समझ ही नहीं पड़ रहा था। इसके पहले तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उस यूरिया और उस डीएपी से हमारी लागतें बढ़ती चली गई, हमारा उत्पादन घटते चले गया, हमारी जो धरती माता है वो बंजर होती चली गई, हमारी गाय माता का महत्व खत्म होता चले गया और हमारे शरीरों के अंदर ढेर सारी बीमारियां आना चालू हो गई।
और उन्हीं 50 साल 70 सालों का नतीजा है कि आज जो लोग हैं चलते फिरते हार्ट अटैक से मर रहे हैं, चलते फिरते व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, चलते फिरते व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, चलता फिरता व्यक्ति को कोरोना हो रहा है, चलते फिरते व्यक्ति को बुखार आ रही, डेंगू हो रहा है, चिकनगुनिया हो रहा है। ये केवल उन्हीं 70 सालों की हरित क्रांति का नतीजा है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी जमीन की जो पोषण क्षमता है वो पोषण क्षमता कम होती गई, और जब जमीन के अंदर पोषण क्षमता नहीं रहेगी तो फसलों में भी पोषण क्षमता नहीं रहेगी। जमीन के अंदर अगर इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो फसलों में भी इम्यूनिटी नहीं रहेगी, और जब फसलों में इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो इंसान के अंदर भी इम्यूनिटी नहीं रहेगी, इंसान के अंदर भी पोषण नहीं मिलेगा। ये इतना सा साइकिल है। इस साइकिल में कौन सा रॉकेट साइंस है? मुझे तो कभी कभी सोचता हूं ना तो मेरे को हंसी आती है, आप पे नहीं, उन एग्रोनॉमिस्ट पे, कि जो इतना पढ़ लिख गए अपनी लाइफ के अंदर, इतना सब साइंस उन्होंने जान लिया, इतने सारे जीवाणुओं को खोज लिया, इतने सारे न्यूट्रिशन को खोज लिया, वो लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे इतना सा छोटा सा साइंस, कि कुछ भी नहीं करना है। अरे जमीन को सुधार दो, जमीन की हेल्थ पर काम कर लो, फसल तो अपने आप सही हो जाएगी। इस बच्चे ने कोई एक एक सीताफल में जाके इंजेक्शन थोड़ी दिया क्या? एक एक सीताफल में जाकर के कोई इसने गोली थोड़ी खिले उसको। एक एक सीताफल में जाकर के वो डीएपी, वो काका अपन ने करे थे ना वहां, वो सूरज सर बता के गया था गड्ढा करो, एक में डीएपी भर दो, यूरिया लेकिन भर दो वो अभी भी बड़ी उनका बात। तो इसने एक एक पौधे को जाकर के वो सब नहीं दिया। इसने क्या करा? इसने सिंपल सा 10 ट्रॉली गोबर का खाद डाला, उसके अंदर जीवाणु डाले। 10 ट्रॉली भी इसलिए डालना पड़ा कि वो जो खेत था वो बंजर था पूरी तरह से। तो 10 ट्रॉली गोबर का खाद डाला, कुछ जीवाणु डाले, कुछ हमारे जो गुरुजी ने बताई ऊर्जा की तकनीक, अग्निहोत्र और गन चिकित्सा और ये सब चीजें करके, ऊर्जा दंड वगैरह लगा करके वहां की ऊर्जा को सही करा। बस जीवाणु दे दिया, अणु दे दिया और ऊर्जा को सही कर दिया, उत्पादन 10 गुना हो गया। तो ये कितना सा साइंस है, और इसको सिखाने के लिए कोई बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत है क्या? अरे मैं तो चाहता हूं, मैं तो भगवान को थैंक्स देता हूं कि मेरे को भगवान धन्यवाद बहुत कम पढ़े लिखे लोग दिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की मति को घुमाना ज्यादा कठिन है बजाय कम पढ़े लिखे लोगों की मति को घुमाना। आज ये बच्चे है, ये एमएससी होल्डर है, ये बीएससी होल्डर है, ये मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। लेकिन चूंकि इनके करियर की शुरुआत है और इनकी भावना ऐसी थी कि यार हमको अच्छा करना है, देश के लिए कुछ अच्छा करना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा करना है, तो ये मेरी बात सुन भी रहे हैं और उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं, और इसके परिणाम इन लोगों को दिख भी रहे हैं। तो हमारे पास में पढ़े लिखे लोग भी है और कम पढ़े लिखे लोग भी है। वो भगवान धन्यवाद कि मुझे भी कम ही पढ़ाया, बीकॉम ही करवाया। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा साइंस नहीं पढ़ाया, साइंटिस्ट नहीं बनाया, नहीं तो मैं भी आजकल इसमें घूम रहा होता किसी लैब में बैठ करके और किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रहा होता। तो उन साइंटिस्टों के ऊपर हंसी आती है जो लेबोरेटरी में बैठ करके, जिनको सरकार लाखों रुपए की तनख्वाह दे रही है, वो लोग बैठ करके इतना सा साइंस क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यार फसल को कुछ भी नहीं चाहिए, बेचारी फसल तो अपने आप पैदा हो जाएगी, बस धरती माता को समृद्ध कर दो। और हम लोग जो कर रहे हैं केवल धरती माता को ही समृद्ध कर रहे हैं। आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हो दोस्त, क्या आप लोगों के पास में, सबके पास मिला करके 400 एकड़ जमीन है, करेक्ट? 50 लोग यहां पर बैठे हैं, 400 भागित 50 करेंगे तो कितना आएगा? 20 एकड़। एक आदमी के पास में 8 पंजे 40, 8 एकड़ आएगी। 8 एकड़ एक आदमी के हिस्से में कितनी आ गई? 8 एकड़। मतलब हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली मिला करके और हर व्यक्ति 8-8 एकड़ जमीन को उपजाऊ बना रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और ये 8 का 80 कब हो जाएगा, और 80 का 800 कब हो जाएगा, और 800 का 8000 और 8 लाख एकड़ कब हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। ये सिलसिला बस एक बार चलना चाहिए। जब हमारे आसपास के किसान देखेंगे ना, और वो देखेंगे कि यार इनने बिना खाद के भी गेहूं पैदा कर लिया, इनने बिना खाद के भी चना पैदा कर लिया, इनने बिना खाद के भी स्ट्रॉबेरी पैदा कर ली, इनने बिना खाद के भी नींबू के अंदर इतना लटालूम फूल ले आया, तो लोग आके देखेंगे और हमसे ही पूछेंगे कि भाई बता दे यार कहीं कर रही हो तो तुम्हारा खेत में। काका पूछना आए नहीं अब आपसे? कई सारे नींबू वाले लोग आते हैं काका के पास में, कल ही आए थे लोग।
आए दिन अब काका का इंस्टीट्यूट चालू हो गया, इनकी यूनिवर्सिटी चालू हो गई है, इनने अपना कॉलेज खोल लिया वहां पर। ये लोगों को बताते हैं कि भाई मैंने तो कहीं भी नहीं करियो, गाय माता को खाद दे दियो, अग्निहोत्र कर लियो, है ना, और ये सर लोग जो बताए वो जीवाणु दे दियो, ऊर्जा में बहुत ताकत है। तो ये रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी हमको हुआ ही कितना है, अभी हमको सफलता के रास्ते पर चालू हुए को मात्र 2 साल हुए हैं। हमारे श्री गुरुजी ताराचंद बेल जी सर 26 जनवरी 2024 को यहां पर पहली बार आए थे, झंडा वंदन के साथ हमने उनका स्वागत किया था इसी खेत के ऊपर, याद है? हाँ, तो 24 से लेके 25 और 25 से लेके 26 कितने साल हुए? 2 साल। तो जो हमारे सफलता की कहानी है उनकी बदौलत, उनके ज्ञान की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत, वो कितने साल की है? मात्र 2 साल की। मतलब अभी तो हम घुटने चलना सीखे हैं, है ना, छोटे छोटे पैरों से हमने पाइजप बांध करके और चलना अभी चालू किया है। अभी जब पाइजप छन 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 बजेगी ना, और जब लोगों के कानों में मधुर आवाज जाएगी तो ऑटोमेटिक पड़ोसी आएंगे हमसे पूछने के लिए, और आना चालू हो चुके हैं, है ना। एक दिन दूर नहीं है दोस्त जब आप सब लोग प्राकृतिक खेती के साइंटिस्ट कहलाओगे। मैं सच बता रहा हूं, मेरे दिल से ये आवाज है कि यहां पर बैठा हुआ हर आदमी एक प्रोफेसर कहलाएगा प्राकृतिक खेती का। और जिस किसान के पास में, जिस किसान समूह में जाके खड़ा हो जाएगा ना, वो किसान का समूह पूरा का पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में उस आदमी को सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसकी सफलता बोल रही होगी, वो नहीं बोल रहा होगा। ये होगा, ये मेरा विजन है, और ये मैं करके रहूंगा, चाहे आप मेरे साथ में रहो या मत रहो। जितने लोग रहोगे, जितने लोग रहेंगे, हाँ था काका रहेगा? काका तुम्हारा तो खुद कुछ भरोसा नहीं कितना साल रहोगा। मजाक कर रहे काका, हमारा तो आपको आशीर्वाद 100 साल तक चाहिए, 100 साल तक जाने नहीं देंगे हम आपके। तो ये होगा दोस्त। तो हम उस विजन के लिए काम कर रहे हैं, उस प्राकृतिक खेती के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने हिंदुस्तान को फिर से पुरोहित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आप सब जो है एक महान आत्मा बैठी हुई है यहां पर, और फिर इस महान आत्मा को देख करके, इस झुंड को देख करके ऐसे समृद्ध के आयुष जी जैसे कई सारी मधुमक्खियां हमारे आसपास भिनभिनाई भिनभिना रही कि नहीं, है ना। हमको दिन में पूरे रास्ते से नाश्ता कराते हुए ला रहे, हमको तोकते हुए ला रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सेहत का छत्ता हमारे हाथ से निकल जाए। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे आयुष जी के लिए। तो ये हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं। आप सोचो कि ये तो हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब इस प्राकृतिक खेती से उपजा हुआ पूरा जहर मुक्त भोजन, 108 तत्वों से मिला हुआ, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ वाला फूड कोई मां अपने बच्चे को खिलाएगी तो उसका बच्चा जो है स्वस्थ होगा कि अस्वस्थ होएगा? स्वस्थ होएगा। यही हमारा मिशन है। हमको पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ करना है। आज माएं बेचारी अपने बच्चे को पूरी लालन पालन से 9 महीने पेट में रखती है, फिर बड़ी तकलीफें सहन करके उसको जन्म देती है, उसके बाद में गोद में बिठा करके अपना आंचल के से ढक करके और उसको दूध पान कराती है। लेकिन वो दूध पान नहीं हो रहा दोस्त, वो विष पान करा रही है। वो जाने अनजाने में विष पान करा रही है। क्यों? क्योंकि माओ के दूध में भी विष पाया गया है। जो खेत में हम जहर उड़ा रहे ना, उसके तत्व माओ के दूध में भी आ गए हैं। तो पूतना बन गई है आज हमारे हिंदुस्तान की हर मां, अनजाने में। कितनी बड़ी बात है। अब जो दूध, जहर वाला दूध, वो अपने बच्चे को पोषण समझ करके बेचारी पिला रही है, वो जहर उसके दूध के साथ में उस बच्चे के शरीर में भी जा रहा है। तो बच्चा कैसे पोषित होएगा? उस बच्चे का कैसे बौद्धिक विकास होएगा? उस बच्चे के अंदर कैसे सकारात्मक विचार आएंगे? वो कैसे देश की शान बनेगा? कैसे वो महाराणा प्रताप बनेगा? कैसे वो हमारा स्वामी विवेकानंद बनेगा? बन सकता है क्या? अरे जिसका पोषण ही विष के साथ में हो रहा है, वो कैसे अच्छा बन सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जहर उगाना बंद करना पड़ेगा, जो हम कर चुके हैं।
हमें जहर मुक्त भोजन सबसे पहले उस मां को खिलाना पड़ेगा। वो मां जब जहर मुक्त भोजन खाएगी, 108 तत्वों से भरा हुआ पोषण युक्त खाना खाएगी, तो उसके दूध में वो पोषण आएगा। और जब वो दूध 108 तत्वों के पोषण वाला जो दूध है, वो जहर मुक्त दूध है, जब वो अपने बच्चे को पिलाएगी तो उस बच्चे का बौद्धिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, और फिर हिंदुस्तान के अंदर फिर से योद्धा जन्मे जाएंगे। तो ये कोई हमारा छोटा मोटा मिशन नहीं है। मैं पागल नहीं हूं कि 24 घंटे इसके बारे में सोचता हूं। मेरे को रात रात में कभी कभी तो नींद खुल जाती है। वैसे तो भगवान ने बहुत अच्छी नींद दी मेरे को कि 7 बजे शाम को सो जाऊं, तो भी सुबह 6 बजे उठता हूं। कल परसों ही सो गया था शाम को 7 बजे, है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी महीने में 1-2 बार ऐसा होता है कि मेरी नींद खुल जाती है और मेरी दुनिया, मेरे दिमाग में यही सब घूमता रहता है। अरे आज क्या जरूरत है? आज कई सारे मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर्स, मेरे रिश्तेदार यही बोलते हैं कि यार तेरे को जरूरत क्या है, क्यों इतना परेशान हो रहा है, कि वहां खेत में जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर कुछ किसी कृषि गुरु के सेमिनार में चले गया सीखने के लिए, कभी कहां चले गया, कभी कहां चले गया, तुमको इसकी जरूरत क्या है? लेकिन मैं अंदर से चैन नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि मुझे पूरा देश दिख रहा है, मुझे पूरे देश के बच्चे दिख रहे हैं, मुझे केवल मेरा बच्चा नहीं दिख रहा है। मेरा ये उद्देश्य है, हमारा ये गोल है, हमारा ये मिशन है कि पूरे देश को हमको स्वस्थ करना है। और क्या पूरे देश को हम 50 लोग मिलकर के खाना खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। हमारी एक लिमिटेशन है। हमको इस कार्य को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें हमारे बच्चों को भी इस खेती में लाना पड़ेगा, और यही कारण है कि मैं अपने छोटे बच्चों को खेती में ला रहा हूं। आप सोचो, आप एक किसान होकर के भी अपने बच्चे को पढ़ा करके नौकरी करवाने की चाह रखते हो कि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए कहीं से। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, वहां इतने 15-15 कंपनियां चल रही है। मैं चाहूं तो इस 7 कंपनी बड़े बेटे को दे दूं और 7 कंपनी छोटे बेटे को दे दूं कि दोनों चलाओ, ठीक है। लेकिन मैंने निर्णय नहीं लिया। हालांकि छोटे बेटे का भी इंटरेस्ट है, थैंक्स टू गॉड कि भगवान ने उसको भी सद्बुद्धि दी है, ठीक है। और वो व्यक्ति अब एग्रीकल्चर से पढ़ करके और आप लोगों के साथ ही आने वाला है, खेती करने वाला है। हालांकि अभी समय लगेगा, अभी उसको 4-5 साल और सीखने में लगेंगे, सीख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी केवल भावना यह है कि हमारे बच्चे यहां, कम से कम ये जितने 50 लोग बैठे हैं, कम से कम मुझे तो ये कमिटमेंट चाहिए आप लोगों से कि आपके बच्चे कभी भी नौकरी के लिए नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाओ लिखाओ सब कराओ, है ना, लेकिन उनसे नौकरी नहीं कराना है। उनको शहर भेज करके उस 99 के फेर में, उस मकर जाल में हमको नहीं उलझाना है। हमको हमारे बच्चों से खेती करवाना है, क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। अगर आपके पास खेती नहीं है तो उसको हमारे साथ जोड़ो, इधर टीम में लेकर के आओ, हम उसको मदद करेंगे, हम उसको सिखाएंगे, हम उसको एक्सपर्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या है? 3 चीजें, अणु, जीवाणु और ऊर्जा। ये 3 चीज सिखाने में कितनी देर लगेगी? 1 घंटा। तो क्या सिखाना है इसके अंदर? अब सब सीख गए अपने लोग, है ना। पहले जब हम बोलते थे तो हो सकता था कि आपको लगता था कि यार ये तो क्या होएगा, लेकिन अब तो प्रूव होने लग गया, है ना। लोगों के गेहूं 1 एकड़ के अंदर 18 कुंटल, 17 कुंटल, 14 कुंटल पैदा हो रहे हैं। हमारे गेहूं 1 एकड़ के अंदर 22 कुंटल पैदा हो रहे हैं। लोगों से ढेर सारी दवाइयां उड़ाने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहे उनको बगीचों से, 5 साल 7 साल अवेरने के बाद भी। और हम लोग 1 साल के अंदर 10 गुना उत्पादन ले लेते हैं। हम जब रासायनिक खेती करते थे तो काका अपना नींबू में इतना फूल आया था जितना इस साल फूल आया। काका ने तो फोटो भी खींचने से मना कर दिया, गुरुजी नजर लग जाएगी। अब के इतने फूल आए हैं अपने खेतों के अंदर। ये तो प्रकृति है काका, इसके हाथ में, अपने हाथ में इसका कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना है? हमको केवल इस प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जहां सफलता मिल रही है वहां रुकना नहीं है दोस्त। वो सफलता एक्चुअल सफलता नहीं है, वो हमारी पूरी मंजिल नहीं है, वो सफलता की पहली सीढ़ी है। आज अगर ये बच्चा सोच लेना कि 9 कुंटल पैदा हो गया, बस सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी प्रकृति माता थोड़ा बढ़ा के ही देगी। लेकिन अगर इसने और उसके पालन को, उसके नियमों का पालन किया, तो ये अभी बहुत आगे जाने वाला है।
है ना। हो सकता है कि जो डाटा हम कंप्यूटर से निकालते हैं या गूगल बाबा से निकालते हैं कि 1 एकड़ सीताफल में कितना सीताफल आना चाहिए, वो डाटा, नया डाटा हम खुद क्रिएट कर सकें। ये प्रकृति के अंदर ताकत है। और ये मैंने देखे हैं, मैंने गुरुजी ताराचंद जी बेल जी के साथ में जाकर के, उनके किसानों के यहाँ जाकर के, और ऐसे खेत देखे हैं जहां पर उत्पादन चीख चीख करके बोल रहा है कि यार हम रासायनिक वालों से कई गुना ज्यादा है। और ये अपने खेतों में होने वाला है। अभी तो ये लड़खड़ा के चलने वाला बच्चा है पाइजेब बांध करके। अभी इसको दौड़ तो लगाना चालू करने तो एक बार, जब ये दौड़ लगाएगा तो दुनिया देखेगी। करेक्ट। तो हमें प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना है और पूरी शिद्दत के साथ बढ़ाना